Hey guys, it's me again, Devansh Upadhyay, and today we will discuss two more questions from the Earth Square 30 Days Challenge series. So, this series consists of questions from 36 different companies, and it will span for 30 days, and it will consist of some 90 to 100 good DSA questions which were frequently asked in all of these companies. So, आज हम दो क्वेश्चन और कवर करने वाले हैं. ये दो क्वेश्चन जो मैं आज बताने वाला हूँ वह मेरे हिसाब से उनकी रेटिंग मीडियम टू इजी के अंदर आती है. बट इसको ऑप्टिमाइज सोल्यूशन सोचना और इंट्यूशन सोचने के कारण इंट्यूशन सोचने से ये क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं. इसलिए कई बार लोग इस क्वेश्चन में गलती करते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन का इंट्यूटिव अप्रोच और मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच सोचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है. मेरे हिसाब से ये मीडियम टू इजी के रेंज में ही आता है. सो today we will discuss who's the winner and minimum moves to equal an array. So let's read what the question says, and let me just open ExaliDraw. And we will reset the canvas. Okay, so let's read what the question states. क्या करता हूँ, जब तक मैं सॉल्व नहीं कर देता हूँ क्वेश्चन को तब तक मैं सोल्यूशन नहीं खोलता हूँ. मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा और मुझे लगता है कि मैं इसको ऑप्टिमाइज़ करता हूँ तो मैं ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करता हूँ. और ये आपका अप्रोच यही होना चाहिए. आपसे क्वेश्चन नहीं बने 30 मिनट्स आप क्वेश्चन को दीजिए. अगर कुछ भी हिट नहीं हुआ हल्का सा आप हिंट लीजिए. आपने हल्का सा हिंट लेना है, पूरा नहीं. आपको पूरा नहीं पढ़ना है. पूरा अगर एडिटोरियल आप पढ़ने लगेंगे तो आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं. आप उसके और आपको लगेगा कि आप सीख रहे हैं, अच्छा अच्छा मुझे समझ आ गया, बट आपका वो खुद का थॉट प्रोसेस नहीं रहेगा. ठीक है, तो थोड़ा सा आपने हिंट लिया, अगर बन गया कोड तो बढ़िया है. फिर आप उसको ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करिए. अगर आपको लगता है कि आप स्पेस ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो स्पेस कैसे कम कर सकते हैं, क्या मैं यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकता हूँ, ये सोचिए. और अगर वो भी हो जाए तब आप सोल्यूशन खोलिए. और अगर आपसे नहीं हो रहा है ऑप्टिमाइज सोल्यूशन, देन यू कैन ऑल्सो वॉच द सोल्यूशंस. दिस इज़ द प्रॉपर वे टू टैकल एनी good DSA question, or I will say per se any DSA questions. If you want to solve good DSA questions, I will suggest you to just click on the प्रॉब्लम सेक्शन ऑफ लीड कोड एंड जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग. डोंट चूज़ टॉपिक्स, बिकॉज टॉपिक चूज़ करने से क्या क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम अपने ब्रेन को फोर्स कर देते हैं कि वो इसी टॉपिक के क्वेश्चन हैं, तो हम उसी तरीके से सोचते हैं. एंड ये तरीका नहीं है, क्योंकि इसीलिए कम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स को एक बेनिफिट मिलता है, बिकॉज वो जब कॉन्टेस्ट देते हैं तो उन्हें पता नहीं रहता है कि किस किस टॉपिक के ऊपर का क्वेश्चन है. एंड दिस इज़ हाउ यू कैन अनलॉक योर इंट्यूटिव पावर. सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन. So, the question states there are n friends that are playing a game. The friends are sitting in a circle and are numbered from 1 to n in clockwise order. More formally, moving backward from the ith friend bring to the I plus 1th friend. Basically, they are saying कि ये लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठे हैं, क्लॉकवाइज एक सर्कल में बैठे हैं, और हर सर्कल पे मान लीजिए फ्रेंड्स हैं. एंड अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो आईएथ फ्रेंड से आई प्लस 1th पे आएंगे और एनएथ फ्रेंड से आईएथ फ्रेंड पे आ जाएंगे. बेसिकली सर्कल है तो उसमें जगह. सो आई प्लस 1th फ्रेंड एंड मूविंग क्लॉकवाइज फ्रॉम द एनएथ फ्रेंड विल ब्रिंग यू टू द फर्स्ट फ्रेंड. द रूल ऑफ दिस गेम आर एज फॉलोज. स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेंड, काउंट द नेक्स्ट के फ्रेंड्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इंक्लूडिंग द फ्रेंड यू स्टार्टेड एट. हम काउंट करेंगे कितने फ्रेंड्स हो रहे हैं. बेसिकली अगर हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 2 until we reach k. Let's say k equals to 3, then we will count including this one 2 and 3. If there's the last friend you counted leave the circle, so the last friend you counted leave the circle, and you will start from the person sitting next to the I plus 1th person. So यहाँ पे ये भी लिखा है कि if there is a still more than one friend in the circle, go back to step 2 starting from the friend immediately clockwise of the friend who just lost, and repeat. Else the last friend, so the last one who is standing will win. So when we think of such problems, let me zoom it out.
when we think of such problems, the first thing which should come to our mind should be an intuitive approach, not data structures or algorithm. But in this question particularly, two things which came to my mind was, one, Josephus problem, and the second thing was DQ or doubly linked list. Why did I thought of Josephus problem? Because I have solved Josephus problem previously, and I know you guys can Google it. I'm not going to discuss what is Josephus problem, but it is similar question. It's like in it you are in a circle. It's a question based on circular games, and it's a very popular problem. You should definitely look into it. And the second thing which came to my mind was DQ. Why I thought of DQ? Because when you will look at the constraint, it is n and k both are less than equal to 500. सो अगर n और k दोनों 500 के अंदर है तो क्या हम ब्रूट फोर्स नहीं कर सकते हैं? यहाँ पे O ऑफ n स्क्वायर सोल्यूशन एप्लीकेबल है. तो ब्रूट फोर्स के लिए मेरे मन में सबसे पहले जो चीज़ आई वो थी डी क्यू. मैंने जब सबसे पहले एक चीज़ सोची तो वो आई थी मेरे मन में डी क्यू. क्यों डी क्यू? तो डी क्यू बेसिकली एक ऐसी क्यू होती है जिसमें आप पॉप फ्रंट कर सकते हैं, पॉप बैक कर सकते हैं, पुश फ्रंट कर सकते हैं और पुश बैक कर सकते हैं. So DQ is a very DQ is a queue basically where you can push and prop from both the ends. So DQ came to my mind. So why I'm saying DQ can be DQ can provide a solution. DQ can provide a O of n into k solution. I'm telling because let's say there are 1, 2, 3, 4 and 5 friends. Let's say we are taking the first example where n equals to 5 and k equals to 2. So we want to implement the working of the game. We want to implement the working of the game. The working of the game goes like 1, 2, 3, 4, 5. So when the pointer is at 1, he will go to, let's say k was 2 here, right? So he will come to 2 and kill him. Then the pointer will be at 3. 3 will go to 4 and kill him. Then the pointer will be at 5. 5 will come to 1 and kill him. Now the pointer will again be on 3 and he will kill 5 and 3 will be the winner. Right? So the basically the circle is moving in such a fashion that we are going k terms, right? K terms, we are moving k times in the circle. K times, and k times. We are moving k times in the circle, and the person who is getting the pointer will kill the person next to him. So why don't we just move our DQ k times towards right? So let's say the pointer is at 1. We are saying that the element at the starting index, element at the top or element at the front, let's say front because it's a queue, element at the front has the pointer. So we'll move k times, we'll move the DQ k times, and because we are moving it, we will pop this one and put it at the back because it's a circle, right? It's a circle. You're understanding what I'm saying? I'm basically copying that circular fashion. I'm copying that pattern. Okay, so then the DQ will become 2, 3, 4, 5 and 1. Now 2 is at front, and because one has the pointer, 2 will get kicked. So the DQ will be shrunk to 3, 4, 5, 1. Again we'll move it 2 times in the right direction. We are basically shifting this element 2 times in the right direction. So it's a left direction. Then it will be 4, 5, 1, 3. Then 4 will get killed because 3 had the pointer here. Then we'll move it again. Then it will become 1, 3 and 5. And 1 will get killed now because 5 had the pointer. And then we'll basically flip it. And 5 will get killed because 3 had the pointer. So 3 will be our winner. We can implement this particular question using a DQ. That's why I said this question lies in the range of easy to medium, because with brute force you can easily solve this question without thinking much. You just need to implement what has been said in the question. So okay, so 3 becomes the winner,
and we can use it using D. Let's say what is the time complexity. I obviously said it is O of nk because we are moving the dq again and again, and as k is less than equal to 500, the solution is acceptable. But can we do a better solution? Can we think of a better solution? Yes, there has to be a better solution because O of nk might fail on bigger numbers, and we need a solution which is optimal for big numbers up to 10 to the power 7. That means I'm talking about of O of n solution. Can we optimize from O of nk to O of n or O of n log n? That should be our goal, right? So let's again think of this question, because this question has no certain rules to it. Like, it has rules to it but has no certain equation to it, and we can't find any logic behind it. We will try to find certain pattern behind it. We'll try to find if there exists any pattern which we can use to implement our solution. Let's say we are again copying the first example. 1 2 3 4 and 5. Cool. Let's try to see a pattern. Is there any pattern which we can use to implement our solution, which can guide us? Let's see. So it was at 1, so it will become 1 2, because 2 got killed. Because 2 got killed, it will be 1 3 4 5. Okay, then we'll go 1, because the pointer was at 3 now, so 4 will get killed. It will 1 3 5. Okay, so it will become 1, because the pointer was at 5, so it will become 5 comma 3, and then 3 is the ultimate winner. So when there was only one person, let's say there is only one person, we are not moving, he is the winner or she is the winner. If there are two person, 1 comma 2, we are moving only once. We are standing here, we'll move up to here. The another thing which we can use is modulo, the use of modulo. Why? Let's say k is greater than n. I'm just mentioning it here because modulo will help us. Let's say k is greater than n. So if there are 3 people here and k is, let's say, 5, so 1 2, there is no more person, right? Then will be 3. Oh, sorry. Then it will come here again 3 4 and then 5. So can we see what is happening here? We are doing 5 mod 3, that is 2, which is second person. Basically it is following 0 base indexing, because mod can go up to 0, right? Mod can go up to 0, which means it is following 0 base indexing, which is fine to us. Okay, so it's second. So we can actually use mod to make k always smaller than n. We can make k always smaller than n with the use of mod. Okay, so let's erase all of this and get back to our pattern solving. Okay, so let's say there is only one person. We are moving none times. If there are 2 person, we are moving 1 time, that is 1k time. If there are 3 person, we are just moving 2k time. Okay, if there are 4 person, the solution will go for 3k time. We started to see a pattern here. Okay, let's see. If the first person was only playing, he was winning, and the 0th person was winning. Let's follow the 0 base indexing as I mentioned, because we are using modulo. And if the second person, if there are 1 and 2,
then he will kill the second person, and again the 0th person will win. If there are 3 person, he will kill the second person, and then the third person get the pointer, and he will kill the first person, then the second person will win. But if there are 4 person, the second person got killed, the third person at the pointer, he's not killing 1, he's going for 4 now, and the pointer shifted to 1. Can you see a pattern? Like, it was going to kill 1, but because there is another person, we are moving k times ahead. We are moving k times ahead and going and trying to get that man. Basically, the n person are there, and k is constant, because k is constant obviously. If you know there are n person there, this solution is dependent on the previous one, right? Because it's just plus k times, what I'm trying to say, I just killed second. Okay, second got killed, then the 4th person is going to get killed, not the first one, because we moved plus k time ahead. If the states are, let's say if the states are f of n comma k, then f of n comma k is dependent on f of n minus 1 comma k, and similarly it is dependent of f of n minus 2 comma k. We just need to find the relation, we just need to find a transition between these states. So we can dimly see that there is a recurrence relation between all these states. The states is f of n comma k, where k is constant. It is basically f of n is dependent upon f of n minus 1. So how is this dependency working? We know that it is only plus k times ahead. Okay, so if the winner of the first game, so what I'm saying here, that it may sound weird to you, but it is highly logical, because you can see f of n minus 1 is just k times before happening. Because there is a new person there, the first person is not getting killed. Instead, that person is getting killed, and now the pointer is at the first person. That is, the game has moved k times. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी आसान भाषा में हो सके समझा सकूँ, ठीक है? प्लस के टाइम्स हम आगे बढ़ जा रहे हैं, तो लेट्स से जब एक बंदा था तो वो खुद जीत गया, जब 1-2 बंदे थे तो वो फिर से खुद जीत रहा है. हो क्या रहा है, हम प्लस के टाइम्स आगे बढ़ रहे हैं, मतलब 0 जीता, हम प्लस के टाइम आगे बढ़े, तो कितना था, के यहाँ पे 2 था, तो 0 + 2, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 2. बट तुम बोलोगे कि 2 तो 2 बंदे यहाँ पे, तो बंदे हम 0 पे इंडेक्सिंग कर रहे हैं, तो 2 तो यहाँ पे है ही नहीं. हाँ, 2 यहाँ पे नहीं है, बट भाई हमें तो मॉड करना पड़ेगा ना कि इस नंबर ऑफ प्लेयर से. क्यों मॉड करना पड़ेगा? क्योंकि हम इस पर थे, यहाँ से गए, पॉइंटर किस पे आ रहा है. यहाँ पे अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट होता तो पॉइंटर उसके ऊपर आता, लेकिन नहीं, अब पॉइंटर इसके ऊपर आ रहा है, और लास्ट में जिस पे पॉइंटर आ रहा है वही जीत रहा है. तो 2 mod 2, 0% जीत गया. ओके, 1 2 3, यहाँ तक 0% जीता था, तो प्लस के mod 3, क्योंकि 3 लोग हैं यहाँ पे, तो k 2 था, तो 2 mod 3. अब देखो यहाँ पे सेकंड पर्सन जीत रहा है, जैसे मैंने अभी कहा था, यहाँ पे 2 mod 0 हो रहा था, 0% हो रहा था, बट यहाँ पे सेकंड पर्सन पे आ गया, क्योंकि हाँ, अब यहाँ पे उस पॉइंटर को लेने के लिए तीसरा बंदा खड़ा है, तो 2 mod 3, सेकंड पर्सन जीत रहा है. 1 2 3 4. अब क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन को किल कर देता, लेकिन क्योंकि ये पर्सन किल हो रहा है, तो देखते हैं कौन जीत रहा है. क्योंकि सेकंड पर्सन जीता था, तो 2 + k mod 4, दैट इज 2 + 2 mod 4. अगेन फर्स्ट बंदा जीत रहा है. तुमने देखा, ये बंदा यहाँ पे मर रहा था और पॉइंटर इसके ऊपर आ गया, तो एंड में जिस पे पॉइंटर जा रहा है वही जीत रहा है. हमें अब पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है. पैटर्न अब मैं आशा करता हूँ कि आपको पैटर्न दिख गया होगा. तो अब 1 2 3 4 5, क्योंकि 0% जीत रहा था, तो 0 + k mod 5, दैट इज 2 mod 5 = 3, यानी कि
sorry, 2 mod 5 equals to 2. What I'm basically saying, second person, that is 3, is winning. So we got our reconciliation. We knew the states, but now we have this transition. The transition states that f of n, let's say give it comma k, f of n comma k equals to f of n minus 1 plus k mod n, that is small n, of n comma n minus 1 comma k plus k mod n. This is our reconciliation, and the question ends here. Let's write a pseudocode, because if we get our reconciliation, the pseudocode is easy. So what we were saying that let's call it int solve n comma k. We are saying that if n is खाली एक बंदा है, if n equal 1, return 0. हाँ, 0% जीत रहा है. else if return, not if, else return solve of n minus 1 comma k plus k mod n. That's it. That's the code. And I want to mention one more thing. These are the codes, like these are those problem where recurrence solution are faster as compared to who? As compared to their iterative counter. Why I'm saying so? Because जब हम कोई ऐसा फंक्शन लिखते हैं जहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और फिर the last thing which we are doing is calling the function again. अगर हम ऐसा रिकन्सिलेशन लिखते हैं जब हम उस फंक्शन को लास्ट कर रहे हैं, उसके बाद कुछ और नहीं कर रहे हैं, देन वी आर एग्जिटिंग द फंक्शन. अगर ये लास्ट थिंग है तो ये टाइप ऑफ फंक्शन बिकम्स गो टू स्टेटमेंट्स. व्हाट आई एम सेइंग कि मान लीजिए अगर हम मोस्टली हम जब रिकन्सिलेशन लिखते हैं या बैक ट्रैकिंग करते हैं तब क्या करते हैं, हम ऐसे फंक्शन को कॉल करते हैं, हम यहाँ पे फंक्शन को फिर से कॉल करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत और कोड रहता है, फिर हम लोग फिर से में भी कॉल करते हैं. सो दे आर मल्टीपल ओवरहेड्स. लेकिन अगर सिर्फ हमारा काम है एक बार फंक्शन को कॉल करना और उसके बाद वापस से उस फंक्शन को ही एंड में कॉल कर देना, तो वो फंक्शन गो टू स्टेटमेंट्स बन जाते हैं. क्या बन जाते हैं? गो टू स्टेटमेंट्स. मैं ये एक्स्ट्रा में बोल दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है. ये गो टू स्टेटमेंट्स बन जाते हैं क्योंकि आजकल के कंपाइलर बहुत एडवांस हैं, तो वो कंपाइलर अपने आप इसको गो टू स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं. यहाँ पे गो लगाते हैं एंड टू कर देते हैं, गो टू स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं एंड बस हो गया. और उसके बाद उसके कारण क्योंकि n की वैल्यू और k की वैल्यू स्मॉल भी है, ओवरहेड कम है, कन्वर्ट हो गया गो टू स्टेटमेंट में. गो टू स्टेटमेंट्स आर kind of similar to iterative statement, but there are differences and you can google that. तो ओवरहेड आप एक बार देखिएगा जरूर कि गो टू स्टेटमेंट्स कैसे काम कर रहा है. तो गो टू स्टेटमेंट बन जाते हैं, इसके कारण ओवरहेड, यहाँ पे ओवरहेड कम है, गो टू स्टेटमेंट बन जा रहा है, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी तो ओ ऑफ एन ही थी, बट ये जो एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा था ये भी ख़त्म हो जाता है, तो ये फास्ट हो जाती है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही है क्योंकि हमें फंक्शन कॉल स्टैक रखना पड़ता है. तो इस फंक्शन कॉल स्टैक को हटाने के लिए हम लोग इसका आइटरेटिव काउंटर पार्ट भी लिख सकते हैं. बेसिकली आइटरेटिव काउंटर पार्ट क्या होगा? बेसिकली हम क्या करेंगे, बस इसको वही करेंगे कि आई को 1 से स्टार्ट करेंगे और हम n तक जाएंगे, i++ कर देंगे और बोलेंगे एक एंस वेरिएबल रखेंगे, उसको 0 रखेंगे और लिखेंगे कि एंस इक्वल टू एंस प्लस k mod i. I is basically saying number of elements. तो यहाँ पे पहले 1 था तो 0 + 2 mod 1 equals to 0. फिर यहाँ पे जब 2 आएगा तो 0 + 2 mod 2 equal 0. 0 + 2 mod 3 equal 1. फिर 1 + 2 mod 4 equals 2. And 2 + 2 mod 4 equals 0. And similarly 0 + 2 mod 5 equals 2. सो ऐसे करके हमें एंड में एंस मिल जाएगा. सिमिलरली हम हर वैल्यू के लिए इसको कर सकेंगे. तो विल राइट बोथ ऑफ दिस कोड्स. सो लेट्स कोड इट. एंड
I already told you the pseudocode. So the pseudocode is basically this only. There is not much changes. In fact, what we will do, I can tell you that if n is 1 0, जब n इक्वल 1 हो रहा है तो हम इसको 0 रिटर्न कर दे रहे हैं. तो फॉर रिटर्न हम n माइनस वन कमा के n माइनस वन कमा के प्लस के मॉडर्न रिटर्न कर रहे हैं. तो ये तो था ही. चलिए हम आइटरेटिव सोल्यूशन लिख देते हैं फटाक से. हम एक कैंस वेरिएबल बनाएंगे एंड फॉर int I equals to 0, sorry 1, I is less than n, I plus plus, will do n equals to n plus k mod I, and just see out this function, sorry return. Let's run it. Okay, one more thing, because it's a zero based indexing, right? So we'll do n plus 1, obviously. And now we will submit it. Here is it. So it's saying 0 ms because it's a O of n solution, so it will be the fastest. So that's that. Okay, तो हमने ये क्वेश्चन कवर कर लिया. We talked about the brute force approach, also the O of n space and O of n solution, the recurrent solution and the iterative solution. Now let's move on to our next question. Let's read what it states. Okay, so given an integer array nums of size n, return the minimum number of moves required to make all the array elements equal. In one move, you can increment or decrement any element of the array by 1. Test cases are designed so that the answer will fit into a 32-bit integer. Basically, they are saying 32-bit integer मतलब max integer size के अंदर ही आएगा, तो difference कितना भी हो वो overflow नहीं करेगा. Also, they are saying कि हर array element को हम एक करके increase या decrease कर सकते हैं. So, what will be the minimum number of moves to make all the array elements equal? Basically in 1 2 3 हम क्या करेंगे, हमें 2 लगेगा. पहले हम 1 को इंक्रीमेंट करेंगे, 2 को रहने देंगे, 3 को डिक्रीमेंट करेंगे, तो 2 2 2 2 स्टेप्स में बन जाएगा. दैट्स इट. सो लेट्स डिस्कस आर अप्रोच. लेट्स थिंक ऑफ अ ब्रूट फोर्स अप्रोच टुगेदर. ओके, so the one brute force approach which come to our mind, or which come to my mind is, let's say there are k elements, and certain xyz. So we want to make all these array elements equal, right? So why don't we start from here? And at this point we have two choices, that either increment it, that we have two choices, like either increment this one, that is arr idx equals to plus plus, or decrement it idx minus. These two choices also have their conditions, like increment this one and stay at the same index, that is idx, or increment this one and move to the next index, idx plus 1. And this one also, decrement it and stay in the same index, or increment it and move to the different index, that is idx plus 1. And we can perform all these operations, and at the end, if the array is sorted, one of the conditions, let's say this is the array, one condition we are following, that we are incrementing it and moving to the idx plus 1. The other condition is incrementing it and staying at idx. We are, let's say, plus, incrementing and staying at idx, decrementing and staying there, moving to the next index, and decrementing and staying there only. So after applying all these choices, you can see a tree, you can see a recursive tree will come out of, let's say we are calling the function 4 times every time, 4 4 4
4, 4, 4. So this tree will grow like this. At every time we have 4 choices, that is 4 to the power n. So there can be 4 to the power n ways, and in some ways there will be a solution. And if any time if a solution return 1, we can say hooray, it is possible, and we can count the number of moves by just adding 1 to each of them. And if all the elements are equal, we will return ट्रू, लेट्स से वी विल रिटर्न, और फिर हम लोग उनमें से मिनिमम चेक कर लेंगे. सो दिस कैन बी आवर रिकरेंट सोल्यूशन, बट this will not only this you can see this is a 4 to the power n solution. It will obviously give TLE, but there is a catch. It's not just a 4 to the power n solution, it's also a 4 to the power n, and let's say the size of the max element is k. What is the size of the what is the size of each element? Oh, 10 to the power 9. Okay, that's so the size of the first element is 10 to the power 9. So because we are standing at the same index in many cases, so in the worst case there can be a solution where we are standing at the same index and reducing it. So the max difference between 2 points is minus 10 to the power 9 to 10 to the power 9 is 2 into 10 to the power 9. So the time complexity will be 4 to the power 2 into 10 to the power 14. This can't be computed. We can hardly go to it 2 to the power 25. This is computed in 1 second. We hardly go 2 to the power 225. That is roughly around 10 to the power 7 in integer form. We hardly go there. How can we expect to solve this, right? So this is a faltu ka solution. This solution has no basis. We can't implement it. So that was our recursive approach. So the first thing which came to my mind while solving this question, देखो recursive solution तो हम imply नहीं कर सकते हैं यहाँ पे. हमने बता दिया क्यों, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा लग रही है, एंड बहुत ज़्यादा है. ऐसा भी नहीं कि n का वैल्यू छोटा है, एंड डिफरेंसेस बिटवीन ईच एलिमेंट इज एंड कैन बी मच हाई. इट कैन बी ऑफ रेंज ऑफ 2 into 10 to the power 9. सो हम क्या कर सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम ये कर सकें, गिरा सकें. तो जो पहली चीज़ मेरे मन में आई थी जब मैं क्वेश्चन कर रहा था, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किया है, एंड आई थिंक इट वाज अ कोड फोर्सेस क्वेश्चन, जहाँ पे हमें बोला गया था कि शायद एन कार्स का क्वेश्चन था कुछ, वो मेरे को ढंग से याद नहीं. एन कार्स थी, एंड ईच 1 मीटर कॉस्ट अस 1 सेकेंड. ठीक है, 1 मीटर 1 सेकेंड कॉस्ट करता है हमें. तो हमें एक ऐसा पेट्रोल पंप खोजना है जिस पे सारी कार्स आ सकें. ऐसा ही कुछ क्वेश्चन, पेट्रोल पंप जहाँ पे सारी कार्स आ सकें और मिनिमम टाइम लगे. तो उस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया था? उस क्वेश्चन में मैंने बस ये किया था कि मैं मीडियन निकाल लिया और मैंने चेक किया कि हर कार कितना दूर है इससे. ये ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने सोचा था जब इस क्वेश्चन को, तो मुझे उस टाइम पे इसका कुछ थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं मालूम था, बट मुझे ये पता था कि जितने भी एब्सोल्यूट डिफरेंसेस होते हैं, उनका जो एब्सोल्यूट डेविएशंस होते हैं, उनका जो मिडिल पॉइंट होता है, मीडियन होता है विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑल एब्सोल्यूट डेविएशंस. मैं कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे चला जाऊँ तो इस कार के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसके लिए टाइम कम लगेगा, इसके लिए ऐसे कम लगेगा. लेकिन अगर मैं इधर चला जाऊँ इसके लिए ज़्यादा, इसके ऐसे, तो बेसिकली हर पॉइंट डिफरेंट है. बट अगर मैं मीडियन पे रहता हूँ तो इसके लिए भी कम, 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 इसके लिए भी कम. तो बेसिकली द फर्स्ट थिंग विच शुड कम टू अ माइंड इज़ द मीडियन, बिकॉज हमने ये पढ़ा भी है लोअर क्लासेस में कि मीडियन जो होता है वो एब्सोल्यूट डेविएशंस, बेसिकली इट इज़ द it is a point which minimizes absolute deviations. Okay, so वो होता है मीडियन. तो हम मीडियन यूज़ कर सकते हैं. इसका ढंग का प्रूफ तो मेरे पास नहीं है, बट मैंने ये लिंक खोज के रखा है जिससे मैं आपको बता सकूं कि वाई वी आर यूजिंग इट. सो यहाँ पे एक बंदे ने पूछा कि ऑन अ 1D लाइन द पॉइंट दैट मिनिमाइजेज द सम ऑफ डिस्टेंसेज इज द मीडियन. वाई? ये मेरे ऐसा बंदा है, इसने पूछा है 10 साल पहले. उसने पूछा था कि there is a set A which contains some discrete points, for example 1, 3, 37, 59, and I want to pick one point from A which minimizes the sum of distances between the point and others. So for this 1D line, many people say the median is the right point, but could anybody give me a concrete proof on it? So बोलता है, what do you mean? The median does minimizes the sum of absolute deviations.
मैंने जैसा कहा कि एब्सोल्यूट डिवीजन का जो सम होता है उसको मिनिमाइज कर देता है. बेसिकली दैट इज़ व्हाट मीडियन इज़. हम लोग एक्स डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे मीडियन से और उसको ऐड करते जाएंगे, तो वो जो डिस्टेंस आएगा सम ऑफ एक्स विल बी द मिनिमम. सो मैं ये लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ये पढ़ सकते हैं. ये आर्टिकल बहुत बहुत अच्छा है, आपको भी अच्छा लगेगा. सो ओके, इफ़ द मीडियन इज़ द राइट चॉइस देन हमारा काम तो बन गया, हमें रिकर्सिव सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. तो वाई डोंट वी जस्ट सॉर्ट द एरे, कैलकुलेट द मीडियन, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लो हर पॉइंट के संग मीडियन का, और फिर बस उसको प्रिंट कर दो और वो ऐड करते जाओ. एंस प्लस इक्वल्स टू एब्सोल्यूट मीडियन माइनस ARR ऑफ आई. बस ये द सोल्यूशन विल बी, सो द सोल्यूशन विल बी ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n, बिकॉज हम सॉर्ट कर रहे हैं. सो हम एक्सपोनेंशियल से यहाँ आ गए, जो कि बहुत बड़ा जंप है. हम n स्क्वायर भी नहीं गए, सीधा n log n पे आ गए. नाउ द पॉइंट इज, कैन वी गो बेटर, कैन वी डू बेटर? So the solution, the answer is yes, we can. There is a solution which is called a dicey solution according to me, which is using O of m. Basically this is average, we are going to use O of n solution, and it's not actually O of n, it's on average O of n. What does I mean by on average? So I have this beautiful article for you, जिसमें हम बताएंगे कि अगर हमें n निकालना है, लेट से हमें O of n में ये सोल्यूशन मिल जाएगा, बट उसके अपने ट्रेड ऑफ्स हैं. The first thing is, we know that the n by 2th point in a sorted array is our median. n by 2th point in the sorted array is our median. So अगर हमें किसी भी एरे में n by 2th एलिमेंट निकालना है, आपने क्वेश्चन किया होगा ना kth लार्जेस्ट एलिमेंट वाला, तो हमें यहाँ पे n by 2th लार्जेस्ट एलिमेंट अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? देयर इज अ सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ प्रायोरिटी क्यू, क्योंकि हम kth लार्जेस्ट एलिमेंट निकालते हैं तो हम k साइज़ का एक प्रायोरिटी क्यू बना. आप वो देख सकते हैं कि kth लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे निकालते हैं, बट उसमें भी वो n log k का सोल्यूशन जाएगा, लेकिन k का वैल्यू तो हमारा यहाँ पे n by 2 ही है, तो बेसिकली n log n ही हो गया. तो नहीं, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. इज देयर एनी अदर वे? यस, देयर इज़ अनदर वे, एंड दिस वे इज़ बेस्ड ऑन द टेक्निक कॉल्ड क्विक सॉर्ट. मिस्टर होवर्ड ने शायद बनाया था इसको, मैं भी गलत नाम ले रहा हूँ, पर उन्होंने बनाया था. इन्होंने ही क्विक सॉर्ट भी बनाया है. तो इस टेक्निक, बेसिकली दिस टेक्निक इज़ डिपेंडिंग ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक, कि हम एक रैंडम पिवट चूज़ करते हैं और उसके अराउंड लेसर और स्मॉलर वैल्यूज़ को अलग अलग करके तोड़ते हैं. ये बहुत कैश फ्रेंडली तरीका है, इसलिए O of n लेता है. लेकिन अगर ये ऑन एन एवरेज O of n लेता है, इसकी दिक्कत क्या है कि अगर मान लीजिए तो पिवट हमने चूज़ किया, वो रैंडमली चूज़ कर रहे हैं, तो इट कैन बी द बिगेस्ट एलिमेंट, राइट? इट कैन बी द बिगेस्ट एलिमेंट. तो सोल्यूशन कैन गो फॉर O of n स्क्वायर. सो अनलकी रहे तो O n स्क्वायर चल जाएगा, लकी रहे तो O of n चल जाएगा. ऑन एन एवरेज O of n और n स्क्वायर हम लोग ऑन एन एवरेज चलते रहते हैं O of n में. उसका प्रूफ भी मैं दिखा दूंगा आपको. देयर इज़ ऑल्सो मतलब O of n का सोल्यूशन, बट वो सोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट वो भी मज़ेदार है. उसमें हम क्या करते हैं कि हम मीडियन ऑफ मीडियंस चूज़ करते हैं. सो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जा रहा है. मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन ईजी रेंज में लाई करता है अगर सॉर्ट कर दिया तो, लेकिन अगर इसको ऑप्टिमाइज़ करने जाएंगे O of n में, तो देयर आर सम लॉट ऑफ प्रूफ. ओके, सो लेट्स सी दोज प्रूफ्स. मैंने बुकमार्क करके रखा है आपके लिए. सो दिस आर्टिकल, वहाँ पे लिखा माय फेवरेट एल्गोरिदम लीनियर टाइम मीडियन फाइंडिंग. तो उन्होंने बोला कि n log n में तो मिल जाता है. हाँ, हमने सॉर्ट करके n log n में निकाल दिया, वो तो है. एक है फाइंडिंग द मीडियन इन एवरेज O of n, जो मैं भी डिस्कस कर रहा था. सो व्हाट इट सेज, आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी टू यूजली फाइंड द मीडियन विथ लीनियर टाइम, एज्यूमिंग वी डोंट गेट अनलकी. मैंने जैसे लक का बात किया आपसे कि अगर हम अनलकी रहे तो दिक्कत हो जाएगी. तो दिस एल्गोरिथम कॉल्ड क्विक सिलेक्ट वॉज डेवलप्ड बाय टोनी हॉयर, मैंने नाम सही लिया, हु ऑल्सो इन्वेंटेड द सिमिलरली नेम्ड क्विक सॉर्ट. तो उन्होंने क्विक सॉर्ट बनाया था
और इट्स अ रिकर्सिव एल्गोरिदम दैट कैन फाइंड एनी एलिमेंट। ठीक है, तो हम जानते हैं क्विकसॉर्ट कैसे काम करता है। बेसिकली इट्स अ डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक, जहाँ पे हम पिवट चूज़ करते हैं और उसके अराउंड अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जहाँ पे लेस और ग्रेटर वैल्यूज़ की तरीके से हम डिवाइड करते हैं। और लेकिन पिवट चूज़ करने का तरीका रैंडम होता है। सो अगर अगर ऑन एन एवरेज ओ ऑफ एन है, तो अगर मान लो हम बहुत बार कर रहे हैं तब वो ओ ऑफ एन हो जाएगा। लेकिन अगर हम अनलकी रहे और पिवट हमारा बहुत लार्ज हो गया, देखो यहाँ पे यही बोले कंटेन मीडियन सपोज, तो मैं डिवाइड करूँगा लेसर और ग्रेटर वैल्यूज़ में पिवट के, तो उनमें से ही किसी एक ग्रुप में मीडियन होगा, तो हम उसको डिवाइड एंड कॉन्कर से खोज लेंगे। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप 1 by 1 करके पूरा पढ़ सकते हैं। मैं अगर बताने गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं मूव ऑन करता हूँ आगे। सो क्विक सिलेक्ट क्विक सॉर्ट के ऊपर बेस्ड है, बट इसका यहाँ पे प्रूफ भी है कि ये कैसे ओ ऑफ एन हो रहा है। बट इसका दिक्कत ये है एल्गोरिदम विद एवरेज ओ ऑफ एन परफॉर्मेंस। एवरेज इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन दैट ऑन एवरेज द एल्गोरिदम विल रन ओ ऑफ एन। टेक्निकली यू कुड गेट एक्सट्रीमली अनलकी एट ईच स्टेप, यू कुड पिक अ लार्जेस्ट एलिमेंट एज पिवट। तो हम लोग जब अगर हम बहुत अनलकी हैं तो हर बार जो पिवट चूज़ कर रहे हैं वो पिवट चूज़ कर रहे हैं वो लार्जेस्ट पिवट निकल गया, तो सोल्यूशन ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी। तो वो तो हम करने गए थे ओ ऑफ एन और लॉग एन से ओ एन स्क्वायर पे आ गए, तो सोल्यूशन वहाँ पे स्लो हो जाएगा। इसीलिए किसी किसी केस में जब हम लोग निकालते हैं तो ओ ऑफ एन का सोल्यूशन हो जाता है एंड हमारा सोल्यूशन गलत हो जाता है। तो देयर इज़ अ डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच ऑल्सो। सो आप अगर ये चाहें तो पढ़ सकते हैं कि ये कैसे मीडियन ऑफ मीडियन बनाता है। सो मैं इतना थ्योरी में नहीं जाने वाला हूँ, मैं बस आपको बता दूंगा कि देयर इज़ एन इनबिल्ट फंक्शन इन C++ which uses this property of quick select and this median of median approach, कि वो दोनों में से किसी एक को चूज़ करता है। जैसे इंटर शॉर्ट हमारा टेक्निक है, जैसे हम सॉर्ट एल्गोरिदम लिखते हैं तो वो बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, उसी तरीके से ये भी बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। तो ये क्या करता है, तो हम बस इसमें क्या करेंगे कि हम nth एलिमेंट लेंगे, nth एलिमेंट को खोजेंगे। बस ये nth एलिमेंट को खोजना है, पॉइंटर डाल दो, वेक्टर बिगिन पॉइंटर। कौन सा पॉइंटर है, पॉइंटर इज बेसिकली nums डॉट बिगिन प्लस n/2, क्योंकि हम लोग को n/2th एलिमेंट चाहिए। सो लेट स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो हमें एक आंसर वेरिएबल रख लेना चाहिए, क्योंकि वही हमारा नंबर ऑफ मूव्स निकालेगा, आंसर वेरिएबल। अनदर थिंग इज़ हमारी मिड चाहिए, तो मिड रखेंगे और हम सॉर्ट करें। पहले हम सॉर्ट वाला तरीका देखेंगे। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, nums डॉट बिगिन कॉमा nums डॉट एंड, फिर हम करेंगे फॉर ऑल्सो इफ int n इक्वल्स टू nums डॉट साइज एंड इफ n mod 2 इक्वल 0, तो mid इक्वल्स, so int a इक्वल्स nums of n by 2, int b equals nums of n by 2 minus 1, so nums mid equals a plus b by 2, else mid equal nums of n by 2। बेसिकली इवन है तो हमें मिडल के दोनों एलिमेंट्स का एवरेज लेना पड़ता है। तो फॉर ऑटो IT nums and plus equals to abs of, बेसिकली एब्सोल्यूट ले रहे हैं हम लोग, मिड माइनस IT, return else। let's run it। एक्सेप्ट हो गया। देखिए 10 ms की टाइम कैपेसिटी और ये काफ़ी जल्दी सॉल्व हो गया।
लेट्स राइट आवर nth एलिमेंट वे. मैं बस आपको तरीका बता रहा हूँ क्योंकि ये तरीका भी एक्सेप्ट हो रहा है, ये login का है, बट हम इसको और एवरेज ऑफ ओ ऑफ एन में चला सकते हैं. तो लेट्स ट्राई. सो मेंटेनेंस मेड तो ठीक था, ये पार्ट का अब हमें काम नहीं है. n इक्वल टू नम्स डॉट साइज इसका काम है. लिखेंगे कि ऑटो ptr equals to nums dot begin कॉमा nums dot begin प्लस n by 2. आप JFG पे ज़रूर चेक करिएगा जो भी लिखने वाला हूँ उसके बारे में. nth एलिमेंट nums dot begin कॉमा ptr कॉमा nums dot end. ये हमें आइटरेटिव वैल्यू दे देगा एंड मिड इक्वल्स स्टार ptr. लेट्स रन इट अगेन. इट्स एक्सेप्टेड. लेट्स सबमिट एंड होपफुली वी आर लकी. तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मे बी फास्ट हो. 12 ms स्लो है. एक बार और रन करके देखते हैं. ज़्यादा भी हो सकता है, 12 ms से भी ज़्यादा हो सकता है. देखिए 3 ms. अगर हमारी टाइम ये इस बार कम कैसे हो गया, क्योंकि एवरेज पे चल रहा है. ठीक है. सो हम कभी कभार लकी भी हो सकते हैं. तो 3 ms हो गई. सो दिस इज 99.60% पीपल से हम लोग ऑलरेडी आगे हो गए. ठीक है, nth एलिमेंट प्रॉपर्टी यूज़ करके. सो दिस इज़ अ वेरी आई विल से अ वेरी गुड अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो बस दैट्स इट. तो हमने 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लिए और अब हम नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वही पता कर लेते हैं. तो अब हम इसके बाद एनवेलप एंड डॉल्स करेंगे. ठीक है, हमने ओवरलैपिंग सर्कल किया, विनर कर दिया. मैं स्मूदर नहीं करूँगा क्योंकि इजी क्वेश्चन है, सो आई नॉट पिकिंग इट. एनवेलप्स एंड डॉल करेंगे. फिर ये हमने कर दिया. हमने रैंडम पॉइंट इन नॉन ओवरलैपिंग भी कर लिया है. फिर हम एक वीडियो में एनवेलप एंड डॉल्स करेंगे क्योंकि इसके थोड़े इंट्यूशंस डिफ़िकल्ट हैं मेरे हिसाब से. थोड़ा सा मुश्किल होता है सोचने में. एंड इट वाज अ क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन गूगल. सो इसको थोड़ा सा अच्छे से आराम से करेंगे. फिर हम बुल्स एंड काउस भी करेंगे सॉल्व, एंड वो भी बहुत अच्छा सोल्यूशन है. तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. Also stick around. I will be posting more DSA questions even after this challenge is over. I will be posting more DSA questions and I will also be posting code forces questions. So uh, stick around and good night or good morning if you are watching it in the morning. Bye bye. See you again in another one.